Hello guys, what's up? Welcome back to my channel. This video is bilingual and English part will start after Hindi part, so stay with me. तो क्या हाल चाल है आप लोगों के? अब जैसा कि आपको मालूम ही है कि मेंस का एग्ज़ाम SBI PO का मेंस का एग्ज़ाम नज़दीक आता जा रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने मेंस की प्रिपरेशन कैसे करी थी और मेरा क्या टाइम टेबल रहा था, और आप उस टाइम टेबल और प्रिपरेशन को बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। थोड़ा चेंजेस आप अपने हिसाब से टाइम टेबल में कर सकते हैं जैसा कि आपको सूट करे। तो चलो बिना किसी बकवास करे वीडियो शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले तो मैं वही बात करूंगा जो मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, जो कि है मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है, और इस बार मैं प्री के नहीं मेंस के मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ। आपको रोज़ एक एक मेंस का मॉक टेस्ट देना है, क्योंकि अब मेंस आने वाला है। तो उसके लिए प्रिपेयर होने के लिए आपको रोज़ मेंस का मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है। जब प्री रहता है उससे पहले आप हफ्ते में एक बार दें तो भी चलता है, लेकिन जब प्री हो जाए उसके बाद मेंस आने वाला है तो आपको रोज़ मॉक टेस्ट देना ही देना है। एक एक से काम चल जाएगा, ज़्यादा 2-3 देने की तो मेरे को नहीं लगता ज़रूरत है। एक मॉक टेस्ट अगर आप रोज़ देते हैं मेंस का तो उससे काम चल जाएगा। 3 घंटे का होता है पर आपको देने की ज़रूरत है। वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे अपने स्टडी रूटीन में उसको इनकॉर्पोरेट करना है, कैसे मैंने किया था। टाइम टेबल मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि प्रिपेयर कैसे करना है इन चीज़ों को, ठीक है। तो मॉक टेस्ट हो गया। अब चलो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ कि कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले आते हैं रीजनिंग पे। तो अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस तो आपका वही है जो आपका प्रीलिम्स का सिलेबस होता है, ठीक है। पूरा सिलेबस वही है रीजनिंग का भी जो आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है, बट जो मेंस है उसमें पजल्स एंड थोड़े न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस और स्टेटमेंट कंक्लूजन और स्टेटमेंट असम्पशन वाले क्वेश्चन ये ज़्यादा होते हैं। उसमें मतलब आपका सिलॉग्स वगैरह नहीं मिलेंगे आपको देखने के लिए। तो आपको जो ज़्यादा फोकस करना है वो आपको पजल्स के ऊपर फोकस करना है। नए पैटर्न के तो ऑब्वियसली वो क्वेश्चन नया ही होता है, वो आपको मिलेगा नहीं कहीं। वो हाई लेवल रीजनिंग में आपको मिल सकते हैं, बट क्वेश्चन आपका हर बार एक नया पैटर्न का मिलता रहता है, ठीक है। तो आपको मेन पजल पे फोकस करना है। पजल्स बनाते रहिए। हाई लेवल रीजनिंग की पजल्स आप इंटरनेट पे डालेंगे, हाई लेवल रीजनिंग फॉर बैंक, तो उसमें पजल्स हाई लेवल के क्वेश्चन सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो मतलब कोई पर्टिकुलर वेबसाइट ऐसा नहीं है कि यहाँ से मैंने किया था, मैंने ऐसा कोई पर्टिकुलर वेबसाइट फॉलो नहीं किया है रीजनिंग मैथ्स के लिए, ठीक है। मैंने जहाँ से मिलता गया जोन सी भी वेबसाइट, मैं बस नेट पे लिखता था हाई लेवल रीजनिंग फॉर बैंक एग्जाम्स, एंड जो मिलता था वो मैं करता था, ठीक है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, आपको भी वही करना है। तो आपको मेन फोकस करना है पजल्स के ऊपर, क्योंकि पजल्स जो यार ब्रेन की एक्सरसाइज है। जितने पजल्स आप लगाते जाएंगे आपका माइंड और शार्प होता जाएगा इन चीज़ों के लिए। तो आपको पजल्स पे बहुत फोकस करना है अपना। एंड सेकंड आपको जो फोकस करना है वो आपके जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आपको एग्जाम में उनको छोड़ना नहीं है कि आप वो क्वेश्चन आया आपने कहा यार तो नए पैटर्न का आ गया, मुझे नहीं आता, आगे बढ़ गए। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको उस क्वेश्चन को पढ़ना ज़रूर है, क्योंकि मैं आपको बताऊं तो वो क्वेश्चन सर करने में कंपैरेटिवली पजल से भी इजी होते हैं। तो अगर आप पजल्स करते रहेंगे तो आपका मतलब ब्रेन ऐसा हो चुका होगा कि आप फट उस लॉजिक को पकड़ लेंगे जो नया क्वेश्चन पूछ रहा होगा। तो उन क्वेश्चन को रीड ज़रूर कीजिए, क्योंकि वो कोई ना कोई ऐसा टकर जाता है जो आराम से सॉल्व हो जाता है। तो वो मतलब उसके 5 पार्ट होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं उससे एक क्वेश्चन में, तो 5 क्वेश्चन आपको इतनी जल्दी हो जाएंगे आपको खुद भी यकीन नहीं होगा। तो वो क्वेश्चन ज़रूर कीजिए। एंड बाकी आप पे 1 आवर रहता है 45 क्वेश्चंस को करने के लिए, तो ऑब्वियसली मतलब सारे क्वेश्चन तो हो नहीं पाते क्योंकि काफ़ी टफ होता है। एंड दूसरे जो तीसरे टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे स्टेटमेंट कंक्लूजन एंड असम्पशन वाले, तो यार मैं तो उनसे दूर ही रहता था जब तक मेरे को ऐसा ना लगे कि मेरा बाकी सब मैं कर चुका हूँ। उससे पहले मैं उन्हें टच नहीं करता था, क्योंकि यार वो क्वेश्चन ज़्यादातर गलत हो जाते हैं तो उन्हें करने का फ़ायदा नहीं है। तो मैं तो उन्हें नहीं करता था। तो वही मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप उन्हें अच्छी तरह कर सकते हैं तो अलग बात है। लेकिन मैं सजेस्ट यही करूँगा कि उनसे दूर ही रहें थोड़ा, क्योंकि वो मतलब गलत हो जाते हैं यार। वो लगता है ऐसा है कि ये सही है लेकिन उसका आंसर अलग ही होता है, इसलिए रहने दो उसको। तो नेक्स्ट हम आते हैं क्वांट के ऊपर। क्वांट जो कि मेंस में से बोला जाता है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। 35 क्वेश्चंस आपको 45 मिनट्स में करने होते हैं। एंड इसमें जो आपका मेन फोकस रखना है वो आपको डीआई एंड अरिथमेटिक के ऊपर रखना है, ठीक है। क्योंकि जो मेंस है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपके डीआई आते हैं एंड वो भी अरिथमेटिक बेस्ड आएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको अरिथमेटिक के अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखने हैं, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग रखना है बिल्कुल। क्योंकि अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स के चक्कर में तो पढ़ना भी मत, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स के चक्कर में पढ़ोगे तो यार वो शॉर्ट ट्रिक्स नहीं काम करती। मैं सच बताऊँ आपको, मैंने कोई शॉर्ट ट्रिक फॉलो नहीं करी है। स्क्वायर रूट, क्यूब स्क्वायर, इनको छोड़ के, और 1-2 चैप्टर और जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें मैं शॉर्ट ट्रिक फॉलो करता था। इनको छोड़ के बाकी मैंने कोई शॉर्ट ट्रिक फॉलो नहीं करी है। हमेशा ट्रेडिशनल मेथड से किया है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अगर आपको क्लियर होगा तो ही आप मेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप शॉर्ट ट्रिक लेके चले गए मेंस के पेपर में तो ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं जहाँ पे आपकी शॉर्ट ट्रिक लग जाए। क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स में आपको बताऊँ उनका क्या सीन होता है, हर क्वेश्चन 10 तरह के क्वेश्चन है, 10 तरह की शॉर्ट ट्रिक्स हैं। तो मतलब तो शॉर्ट क्या हो तो लॉन्ग ही हो गया। इतनी शॉर्ट ट्रिक्स कौन याद करेगा बैठ के। उससे बढ़िया ये है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और उसमें अपनी स्पीड बनाइए।
और मेंस में अगर आपकी प्रीलिम्स क्लियर हुआ है तो स्पीड तो आपकी अच्छी खासी है मतलब। तो आपको अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखने हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस कीजिए, आपको अपने शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में तो भागना ही नहीं है, ठीक है। अपना ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व कीजिए क्वेश्चंस को। तो इससे और क्या, तो नेक्स्ट आपकी आती है जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में अगर मैं आपको बताऊं तो 33 to 34 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स पे बेस्ड होते हैं। तो अगर आप सिर्फ करंट अफेयर्स भी पढ़ के जाते हैं तो भी मतलब 34 मार्क्स तक आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि आप सब कुछ पढ़ लें, तो स्टैटिक जीके भी थोड़ा पढ़ना ज़रूरी होता है। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको बताऊँ तो 6 to 7 मंथ्स के करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, बहुत है। मैं अपनी बात बताऊँ मैंने कहाँ से पढ़े थे, gktoday.in एक वेबसाइट है, वो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स। मैंने कोई वीडियो वगैरह फॉलो नहीं करी थी जीके के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ऑब्वियसली आप कर सकते हैं, मैंने नहीं की थी। मेरे को वो रीड करके करना ज़्यादा अच्छा लगता था, उसका मैं बताऊंगा भी आपको अभी वीडियो में आगे कि मैं कैसे कैसे करता था, मेरा टाइम टेबल, और मैं मतलब कहाँ कहाँ पे कैसी कैसी चीज़ों को डालता था। तो ठीक है। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार 6-7 मंथ्स के करंट अफेयर्स 20-25 दिन में कैसे होंगे। तो ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आपको ये प्रिपरेशन जो थी करंट अफेयर्स की पहले से करके रखनी थी। आपको पहले से रोज़ के रोज़ जो उसमें MCQ टाइप होते हैं वो रोज़ के रोज़ पढ़ने थे। मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं 3-3 दिन के रोज़ पढ़ता था, ठीक है। तो मैं काफ़ी टाइम से करता रहता था, तो मेंस तक आते आते मेरे को रिवीजन की ज़रूरत होती थी, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी करंट अफेयर्स को। तो अगर आपने करा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करा है तो 20-25 दिन हैं अभी भी, थोड़ा मुश्किल है, पर अब 3-3 दिन से तो नहीं है वो, लगभग मेरे को लग रहा है आपको 7-7 दिन करने पड़ेंगे एक दिन में 7 डेज़ के MCQ करने पड़ेंगे। तो मतलब 1 डे 70 MCQ करना पड़ेगा अब आपको, क्योंकि अगर आपने नहीं किया है तो, करा है तब तो अच्छी बात है, तब तो आप वही अपना रिवीजन पे आइए। और अगर नहीं करा है तो इसको करना शुरू कर दीजिए आज ही से, इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत लग जाइए इस काम पे और करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो ये तो करंट अफेयर्स की बात हो गई। बैंकिंग अफेयर्स की भी अगर मैं बात बताऊँ तो बैंकिंग अफेयर्स जो है करंट अफेयर्स से ही आते हैं। बाकी बैंकिंग से ऐसा बहुत रेयर ही क्वेश्चन पूछेगा जो बैंकिंग का बिल्कुल पुराना क्वेश्चन होगा। बैंकिंग का भी जो रिसेंट चल रहा होगा वो आपके जीके टुडे करंट अफेयर्स में कवर हो गया था मेरा। तो जीके टुडे के आप कहीं से भी करेंगे वो करंट अफेयर्स में आपका क्लियर कवर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टैटिक जीके पे आते हैं। स्टैटिक जीके में क्या क्या आता है, तो एक तो नेशनल पार्क, टाइगर पार्क, सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व्स, नॉट टाइगर पार्क, ये सब आपको क्या कहते हैं, ये सब 1 मार्क में ज़रूर आता है। इनमें से कुछ ना कुछ 1 मार्क्स का आएगा ही आएगा, तो ये पढ़ लीजिएगा। दूसरा आपका होता है और क्या होता था, हाँ, बैंक टैगलाइंस एंड हेडक्वार्टर्स, ये भी 1 मार्क्स में आता ही आता है। एंड कैपिटल एंड करेंसीज, ये भी 1 मार्क्स में आता ही आता है। तो ये अगर आप कर लेंगे तो 1 मार्क हो गया आपका। एंड एक और चीज़ आती थी जो मुझे पर्सनली कभी पसंद नहीं आया, लेकिन करना पड़ता था फिर भी, इंपॉर्टेंट डेज, ये भी 1 मार्क में आ जाता है। यार इतने सारे डेज हैं, रोज़ कुछ ना कुछ डे पड़ता है, आज भी होगा कुछ, लेकिन नहीं याद मुझे, कुछ नहीं, मेरे को नहीं पता कौन सा डे है आज। तो ये मैं कभी कर नहीं पाता था, किस्मत की बात होती थी कि जीके टुडे में जब करंट अफेयर्स करते रहते थे तो कुछ कुछ डेज भी आते रहते थे, तो वो डेज अगर पेपर में याद रहे, क्योंकि डेज याद करना बहुत मुश्किल है, मेरे से तो नहीं हो पाता था, सही बताऊँ तो यही सब है आपका स्टैटिक जीके और जीके अब जनरल अवेयरनेस में। आपको मतलब स्टैटिक जीके में इतना ही है, बाकी आप करंट अफेयर्स को फोकस कीजिए, बैंकिंग भी आपका करंट अफेयर्स में ही कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं अगले टॉपिक पे। तो यार अगला टॉपिक है इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए तो मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई है, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। पूरी स्ट्रेटेजी सेम टू सेम वही रहती है। एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप के लिए भी मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वो लिंक्स आप फॉलो कर सकते हैं। वो सेम टू सेम स्ट्रेटेजी वही रहेगी, प्री मेंस वो सब वही रहता है, ठीक है। एंड अब बात करते हैं हम टाइम टेबल की। तो मेरा क्या टाइम टेबल हुआ करता था और क्या टाइम टेबल आपको रखना चाहिए, मैं आपको अपना टाइम टेबल बताता हूँ, उसके हिसाब से फिर आप उसको अपने में ढाल सकते हैं। तो यार मैं अपना बताऊँ तो मैं सुबह उठता था 4 से 4:30 के बीच में, ठीक है। 5 बजे से मैं मॉक टेस्ट करना शुरू करता था, ऑनलाइन मॉक टेस्ट मेंस का 3 आवर्स का जो होता था, वो मेरा लगभग 8 बजे तक, फिर उसके बाद थोड़ा एनालिसिस करता था तो 8:30-9 बज जाते थे उसको करते करते। 10 बजे से मेरी कोचिंग होती थी, फिर मैं कोचिंग चला जाता था, नाइस इंस्टीट्यूट ऋषिकेश में ही जाता था, नाइस इंस्टीट्यूट नाम से एक कोचिंग सेंटर है, वहीं में जाता था, ठीक है। तो वहाँ क्या था, हम 4-5 दोस्त थे, हम सब मिलके सेल्फ स्टडी करते थे, हम सब का सिलेबस पूरा हो चुका था, तो हम सब सेल्फ स्टडी करते थे। तो हम लोगों का क्या सीन था, हम पहले जाके रीजनिंग करते थे, रीजनिंग के थोड़े मतलब पजल्स पे हमारा फोकस था, हम पजल्स ही करते थे, क्योंकि वो सब भी अलग अलग एग्जाम की तैयारी करते थे, लेकिन वो मेरे साथ इसलिए करते थे क्योंकि बैंक की थोड़ी रीजनिंग मैथ्स थोड़ी टफ होती है, तो वो अगर उसको कर लेंगे तो बाकी सब थोड़ा आसानी हो जाता है।
तो फिर हम सब मिलके करते थे, ठीक है। तो रीजनिंग करी, उसके बाद पजल्स, उसके बाद वो हम वही हाई लेवल रीजनिंग नेट पे लिखा एंड उसके बाद जो मिला करना शुरू कर दिया। मैथ्स के लिए हम फोकस रखते थे अपना डिफरेंट चैप्टर्स पे, रोज़ के रोज़ कोई ना कोई नया चैप्टर करते रहते थे। ऐसा नहीं कि चैप्टर फिनिश करना है, आज ये कर दिया कल कोई और चैप्टर उठा लिया, फिर कल कोई और चैप्टर उठा लिया, ऐसे करके करते रहते थे, ठीक है। उसके बाद जब हमारा आखिरी में थोड़ा सा टाइम बचता था उसमें हम करंट अफेयर्स पढ़ते थे। लास्ट के लगभग 45 मिनट्स में 3 दिन के करंट अफेयर्स हम रोज़ पढ़ते थे, जो कि हमारा चल ही रहा था रूटीन काफ़ी टाइम से। एंड जब हम पढ़ लेते थे उसके बाद जो हमने एक दिन पहले का करा होता था उसको हम एक दूसरे से सुनते थे, जैसे मैं इससे सुनूंगा, ये उससे सुनेगा, ऐसे करके मतलब पूछते थे। एक बंदा क्वेश्चन पूछता था, जिसको आता था वो हाथ उठाता था, ऐसे करके हमारा रिवीजन भी होता रहता था। तो करंट अफेयर्स हमारे इस तरीके से रिवाइज होते रहते थे, ठीक है। उसके बाद लगभग 1 बजे कोचिंग से छुट्टी, उसके बाद घर गए, थोड़ा आराम करा, फिर 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक अपना थोड़ा इंग्लिश देखी, क्या कहते हैं, थोड़ी बहुत मैथ और रीजनिंग तो थोड़ी बहुत देखता था, लेकिन ज़्यादा मैं इंग्लिश देखता था शाम को ज़्यादातर। तो इंग्लिश में क्या करता था कि मैं स्ट्रेटजी बनाई है, आपको चेक कर सकते हैं, बाकी रीडिंग वगैरह जितना भी कुछ होता था इंग्लिश का वो मैं करता था, लगभग 1-1.5 घंटे में हो जाता था। उसके बाद 6 से 8 में जिम में रहता था, क्योंकि जिम भी थोड़ा दूर ही था मेरा, आने जाने में टाइम लगता था। आके फिर खाना वगैरह खा के 10 बजे तक मैं सो जाता था। तो इसीलिए क्योंकि मेरे को पहले बहुत नींद आती थी, इसलिए मैं 10 बजे तक सो जाता था। तो 10 बजे सो के सुबह 4 साढ़े 4 तक मैं उठ जाता था, फिर अपना करा। तो ये आपको अपने हिसाब से ढालना है। अब जैसे आप कोचिंग नहीं जाते, मैं कोचिंग जाता था, ठीक है। तो अगर आप कोचिंग लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ऐसी मतलब मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन आप चाहें तो लगा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ जाके बस ये चीज़ हो जाती है कि बंदा रूटीन में आ जाता है। मैं घर में कभी रूटीन फॉलो नहीं करता था अपना, क्योंकि घर में पढ़ाई नहीं हो पाती थी मेरे से, इसलिए वहाँ जाके कम से कम हम दोस्तों के बीच बैठ के सेल्फ स्टडी वगैरह हो जाती थी, तो वो चीज़ बहुत बढ़िया रहती थी, ठीक है। एंड और क्या, हाँ, अगर आपको सुबह जल्दी नहीं उठ सकते तो रात को लेट तक पढ़ लीजिए। मैं देखिए 10 बजे सो जाता था, अब तो फिर भी मैं उठ जाता हूँ थोड़ा, लेकिन पहले मेरे से होता ही नहीं था। मैं 10 बजे से बाद उठा नहीं रहा जाता था मेरे से, तो मतलब मैं 10 बजे तक अपना पढ़ाई करके सो जाता था। पढ़ाई भी क्या, बता ही दिया मैंने पूरा रूटीन आपको जैसा भी था। मतलब 10 बजे मैं सो जाता था, सुबह जल्दी उठ के अपना प्रैक्टिस सेट करके कोचिंग जाके उसके बाद थोड़ा शाम को पढ़ के, यही मेरा रूटीन था। इसको आप अपने हिसाब से ढाल लीजिए। एंड मैंने आपको पहले अपनी स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया है कि जैसे जैसे मैंने आपको बोला है फॉलो करने के लिए कि आपको एक दिन में क्या क्या करना है, वो पूरी स्ट्रैटेजी वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा आपको, जो जो लिंक्स लगता है मुझे कि यूज़फुल है वो सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो और क्या, और तो कुछ भी नहीं है, बाकी वीडियो इंग्लिश में शुरू करते हैं। Hello guys, as you all know that SBI PO mains exam is approaching. So today I am here to share my strategy on mains exam and how I prepared for it, and also I will share my timetable, like how I used to study, at what time I used to study what, that I will tell you guys. So without wasting much time, let's get into the video. So my first point is what I tell in most of my videos, that is mock test. Mock test you have to give every day, and this time I'm talking about mock test of mains, not prelims. This is of 3 hours, but you have to give that mock every day, okay? And I will tell you at what time I used to give it and how you can incorporate it in your study plan. And about study plan, I will tell you subject wise what should you do and how you should prepare. Okay, so first let's come to reasoning. Reasoning, there 60 minutes time is there for 45 questions, means 1 hour for 45 questions, and in that maximum questions are from puzzles and statement, conclusion and assumptions, and new pattern questions that SBI or IBPS they put every year. They put some new type of questions. So what you have to do, you have to mainly focus on puzzles, because puzzles are like brain exercise. They will help you sharpen your mind. So when you keep doing your puzzles, when in exam you can do these questions easily, okay? So, and one pro tip that I want to give you is don't just skip the new pattern questions, you just read them once, because some of the new pattern questions are really easy. If you can do high level puzzle, then you can easily do those questions, okay? So what you have to do is just focus on the puzzle part of the reasoning, not syllogism, and these things won't come in mains. So you have to focus on puzzles and new pattern questions. And what I told next, it was statement, conclusion and assumptions. These questions I used to skip because most of the time I used to get them wrong only. So I never attempted those questions till I am sure that I have done most of the part that I already know. If there is no choice, then only I used to come to them.
So I will say to you also that you skip those questions and focus for while doing practice, you just focus on puzzles. And for puzzles, what you have to do, just type on the internet high level reasoning questions, high level puzzles for banking exams. You will get ample of puzzles. Next we will talk about quant. In mains, quant section is known as data analysis and interpretation. So your main focus should be on data interpretation and arithmetic, because in mains the DI that comes, main questions are from arithmetic also, and your concept should be very clear. You don't run behind tricks. If you run behind tricks, you won't be able to solve these questions, because in mains your tricks, they won't work. Tricks won't work. That's why don't use any short trick, just go with the traditional method and master them only. You have to clear all the concepts, all the basics you have to clear. If your basics are clear, then only you will be able to solve these questions. And about short tricks, you just have to use short tricks in few of the chapters, like square root, cube root, square, cube, and quadratic equations. These are the only ones where I use short tricks. Apart from these, I never used any short trick. To get your basics clear, and you have to just focus on arithmetic and DI, and you will definitely be able to clear this section. Next I will talk about GK, general awareness. How you have to prepare general awareness. For general awareness, what you have to do is, I used to follow one website known as gktoday.in for current affairs. Up around 33 to 34 of your questions will come from current affairs. From 40 questions, around 33 will come from current affairs. So major section is current affairs only. So you have to focus mainly on current affairs, and you should study current affairs. I have told this before also, that around 2 to 3 months before exam you have to start studying current affairs, and 3 days I used to study every day. Like I followed one website, gktoday.in. In gktoday.in they uploaded 10 quiz, one quiz for 10 MCQ every day. For every date there was 10 MCQs. So I used to study those MCQs only. I studied before 2-3 months before exam, and every day I used to do complete 3 quizzes, like 30 questions every day. So before exam I just needed to revise those questions and I was done. So if you have studied from before, then well and good, but if you have not, then 20 to 25 days you have, but now you have to do some extra work, because now it will be tough. So around 7 to 8 quiz you have to finish every day, then only you will be able to complete 6 to 7 months of current affairs. Because 6 to 7 months of current affairs are really important. 6 to 7 months current affairs, they come in exam. And now we will come on static GK. What comes in static GK? In static GK, national parks, tiger reserves, sanctuaries, these questions carry 1 mark. So 1 mark you can get from these questions. Another is bank taglines and headquarters, 1 mark from these questions. And capital and currencies of the world, 1 mark from these questions. And one more thing was there that I never liked, important days. Important days I was not able to memorize, so 1 mark from these. So this is just the pattern what comes in the exam. Okay, and apart from that, banking awareness will get covered in current affairs only, because in banking affairs also they ask the questions that are recent. They won't ask you questions that are around 6-7 years back. They will ask these 6-7 months only. So just if you focus on current affairs, your banking affairs will also get prepared. So with this, current GK section is over, and now I will talk about English section, because English section strategy that I prepared, that is in Hindi only. So I will tell just how you guys have to prepare English. So do one RC every day. RC, reading comprehension. That reading comprehension, you don't have to search for any particular website. Just type on the Google reading comprehension for bank exams. Many websites will come. There are so many websites and so many reading comprehensions are uploaded that they won't even get over. So you just do them every day. You now mains is coming, so around 2 to 3 you do every day. Okay, apart from reading comprehensions, you read one not RC, what do you call that, editorial. You read that one editorial every day. Now mains is coming, so 2, make it 2. Okay, so take your time, around 1 hour to 2 hours you take your time on reading that, but you completely understand what is given in that editorial, and you solve all the questions from that. Okay, and one thing that I will like to say, that keep one dictionary app in your mobile, and whatever hard words you come across, just read them with your dictionary. You don't have to write them or try to memorize them. You just read them once. When you will keep reading editorials and RCs, those words will automatically repeat. So when those words will repeat,
you will just read them again and again and again. So when you in exam, when the options you will see na, you will get the idea that what should come in here. And error detection also you will be able to do, because it's mainly focused on sentence formation. When you will keep on reading na, then you will know that what will come here. Because if you focus on grammar rules, yeah, then there are more than thousands of grammar rules. I don't think anyone will be able to memorize those many rules. So editorial, RCs, and one tip that I will give you, this is a tip that no one else will give you. This is something that has worked really in my favor. This is I will tell you, those words that you will find na, like new vocabulary that you will get, you just use those words in your daily life. Now I will tell how I used to do it. Actually, I used to write few poems also. I was not that good in writing, but few things I used to write. So you can do that also. Just make some sentences or write something on your own. Because when I wrote poems, those were my poems only. So when I use some particular word in that poem, I know what the meaning of that word is, because I am the creator of that poem, and that will be memorized forever. And in exam, when I will get some similar word, I will be able to do it. So this is what you have to do in English. And for descriptive writing I have completely made a separate video, and in that video also I have told this. And for descriptive you have to do this only, English only, and your descriptive nothing special is there. This English only you will keep on reading na. Then sentence formation is the only thing. What is descriptive? Essay writing, letter writing. For letter you can see the pattern of the letter, and for essay you have to just make your sentences good. If your sentences are good, then you will definitely score good. Okay, so that's what you have to do for English and descriptive. So what's the next? Now I will tell you about my timetable, that how I used to study. So I used to wake up at between 4 to 4:30 in the morning. Then around 5 I used to start giving mock test of mains examination. Okay, and from 5 to 8 that mains used to go, mains mock test, and then around 10 was my coaching time. And from 8 till 8 I do mock test. Then around 1 hour I used to analyze that what mistakes I made and how I should correct them. Those things I used to check. Then 10 to 1 was my coaching time. And in coaching what I used to do is, first 4-5 of us guys, we were studying together. Self-study we used to do, because our syllabus was completed. So we used to sit together and do self-study. They were preparing for different exams, but they used to study. We used to study together, so that, because bank maths and reasoning is tough. So if they can do this maths and reasoning, they will be able to do another exams, maths and reasoning. That's what their thought process was. That's why we used to sit together and do all these questions together. So what we used to do is, first we do reasoning, high level reasoning we used to type on internet, questions will come, we will do it. After that, for maths we have one book. I also told you that book name, it's Kiran Publications book. That book only we used to use. And every day we used to do new chapter. Like today we will do one chapter. Arithmetic part we focused on major, and for today we are doing one chapter, then skip it all together. Next day next chapter, next day next chapter. It doesn't matter whether we finish it or not. We just used to do different chapters every day, and we also repeated some chapters like that we used to do. And after that we used to do GK I did in my coaching only, because what we used to do, we 4-5 guys, we used to do 3 days current affairs every day. And after, like, next day we used to ask each other what we have studied yesterday, that we used to ask each other. Then around 1 o'clock to 1:30 we used to go home, and after going home take some rest. And after 4 to 5 or 5:30 I used to study English. That time you can study English. Okay, after that around 6 o'clock I used to go to gym, and 8 o'clock I will return. By 10 I will sleep. That was my routine. So you can like customize this routine according to you. If you can't wake up early in the morning, you can just sleep till night and wake up late in the morning. Like I used to sleep by 10. That was my like cut-off time. After that my eyes were like this. That's why I used to study till 6. After that gym, and after coming from gym, eating, and then sleeping and waking up in the morning early. That was my routine. So you can customize this plan according to you. Okay, so this is how you have to approach mains, and what should be your timetable. So with this I'll end the video. Thank you very much. Like, share, subscribe and comment, and goodbye.